Hello students, welcome back to Education Delight. I hope you are doing very well. So पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, ठीक है, लेकिन आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं हमारे इस नए टॉपिक को लेकर जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हों तो प्लीज़ आप उनको देख लें ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे सामने है वो चीज है कि स्केलर और वेक्टर होते क्या है ना। सो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हम मेजर कर सकते हैं वो दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी की। किसकी बात कर लेते हैं? स्केलर क्वांटिटी की। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, उनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करती हो, बट उनका कोई भी डायरेक्शन ना हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करता हूँ तो मास में ये नहीं पूछूंगा कि भाई ईस्ट में कि वेस्ट में कितना मास है ना, या ये नहीं बोलूंगा कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना मास है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मास है। तो मास क्या हो गया? एक तरह की स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो टेम्परेचर क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम किस डायरेक्शन में फ्लो करता है कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता है ना। तो टाइम भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? सो देखो, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी कोई डायरेक्शन ना हो पर वैल्यू हो, उन क्वांटिटीज को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी के अंदर वो है वेक्टर क्वांटिटी। कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ साथ उस क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है ना। जैसे कि मैंने बोला भाई 20 न्यूटन का फोर्स, तो 20 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, 20 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ? डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ ना। इसी तरह से मैं बोल दूँ 30 मीटर ईस्ट, 40 मीटर वेस्ट, तो यहाँ पर मैंने क्या की? डायरेक्शन की बात की। तो क्या हो जाता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी प्रेजेंट हो। प्लस एक चीज और याद रखना है कि ये लॉस ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हुआ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हुआ या फिर कह लो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन हुआ। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ये क्या करता है? फॉलो करता है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो एक बंदा है जिसने स्टार्ट किया स्कूल से और उसको जाना है अपनी शॉप पर जाना है, ठीक है ना। तो स्कूल से स्टार्ट करके शॉप पर गया, वो एक लेंथी पाथ से गया, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर डैश लाइन से पाथ देख पा रहे हो, लेंथी पाथ से गया, लेकिन जिस डायरेक्शन में वो गया उसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हुआ, दैट मींस क्या है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से कोई फुटबॉल पर फोर्स लगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह की क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्ज से आया है बेसिकली, है ना। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर बिजली खड़क रही है, तो इसकी कोई डायरेक्शन होती है ना। तो देखो जनरली जब करंट फ्लो करता है ना, तो करंट फ्लो की तो डायरेक्शन होती है, करंट फ्लो की तो डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। करंट फ्लो हैज डायरेक्शन, वैल्यू तो होगी ही होगी, है ना, डायरेक्शन भी होती है, बट इट इज नॉट अ वेक्टर, बट इट इज नॉट अ वेक्टर। तो इवन करंट हैज अ डायरेक्शन बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि बेटा ये टेंसर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होता है? ये टेंसर क्वांटिटी होता है, बट टेंसर इज नॉट इन योर सिलेबस। तो आपको ये याद रखना है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्यों है ना। तो ये इसलिए स्केलर है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। सपोज करो कि मेरे पास क्या है? एक वायर है जिसके अंदर है ना 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितने एम्पियर का करंट जा रहा है? 10 एम्पियर का।
अब इस वायर को मैंने यहाँ से ज्वाइंट करके दो अलग अलग वायर निकाल दिया ना, दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों वायर्स में कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो यहाँ पर डायरेक्शन तो समझ में आ रही, लेकिन ये जो 10 था वो स्प्लिट हो गया, इसमें वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्सट्रैक्शन जैसा कुछ भी नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी, आप इसको इस तरह से याद रखोगे। नेक्स्ट जो है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। तो देखो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से। तो जैसे कि मुझे कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने एक एरो बनाया, ठीक है। तो इस एरो की जो लेंथ है, एरो की जो लेंथ है, ये बताती है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है। और जो ये एरो का हेड है ये बताता है डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लो इस वेक्टर का नाम ए था, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा वेक्टर ए करके, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, वेक्टर ए, या फिर इसी को मैं बोल्ड ए करके बनाऊंगा, है ना, वैसे जनरली हम वेक्टर ए करके लिखते हैं, ठीक है ना। और इसके मैग्नीट्यूड को हम मॉड के अंदर लिखते हैं, मॉड वेक्टर है, या इसको सिंपली ए भी लिख सकते हैं ना। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो सकता है, ठीक है ना। तो सपोज करो एक वेक्टर आपके पास इस तरह से वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है इस तरह से, ठीक है। तो अब जब इन दोनों वेक्टर्स को मैं टेल टू टेल ज्वाइन करता हूँ, कैसे ज्वाइन करता हूँ, टेल टू टेल ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इन दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको इरेज करके फिर से बनाता हूँ, मैंने वेक्टर बी बनाया, ठीक, और वेक्टर ए चूंकि ऊपर की तरफ डायरेक्शन उसकी, तो इस तरह से मैंने वेक्टर ए बना दिया, ठीक है ना, जो भी डायरेक्शन उसकी, वॉट एवर द डायरेक्शन इज। तो अब इन दोनों के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा, वो स्मॉलेस्ट एंगल ही क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, ठीक है ना। इससे एंगल की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर पाई तक के वैरी करती है, दैट मींस 0 डिग्री टू 180 डिग्री तक के वैरी करती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जब उनको टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं तो जो एंगल बनता है उन दोनों के बीच का मिनिमम एंगल, उसी को क्या कहते हैं हम, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे तरह के वेक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, सबसे पहला जो टाइप है वो इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम, यानी कि इक्वल। ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, क्या होते हैं, वो होते हैं इक्वल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वेक्टर ए हुआ, ठीक है, और एक वेक्टर बी हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड भी 5 है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये किस तरह के वेक्टर, ये इक्वल वेक्टर्स, तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है ना। लेकिन कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो होते हैं अनइक्वल वेक्टर्स, कैसे होते हैं, अनइक्वल। तो अनइक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, या तो उनकी डायरेक्शन या फिर उनका मैग्नीट्यूड या फिर दोनों ही चीजें डिफरेंट हो, है ना। या तो डायरेक्शन अलग होगी, या फिर वैल्यू अलग होगी, या फिर दोनों ही चीजें अलग होगी, तो वैसे वेक्टर्स क्या होते हैं, अनइक्वल वेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेक्टर ए हमने इस तरह से बनाया, वेक्टर बी का डायरेक्शन कुछ और हो गया, हालांकि मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो वेक्टर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी भी सेम डायरेक्शन में, लेकिन दोनों की लेंथ अलग अलग है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मतलब ये भी क्या है, अनइक्वल वेक्टर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आते हैं पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो तो उनको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स, और ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो, 180 डिग्री हो, तो उनको हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड टाइप होगा वो होगा पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जो क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो सकता है उनकी वैल्यू अलग हो सकता है उनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू अलग हो, है ना। जैसे कि वेक्टर ए इस तरफ है और वेक्टर बी भी इस तरफ है, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये कैसे वेक्टर है, पैरेलल। लेकिन एक होता है एंटी पैरेलल, एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल मतलब क्या, कि एक वेक्टर अगर इस साउथ में है तो एक वेक्टर नॉर्थ में होगा, एक ईस्ट में तो दूसरा वेस्ट में होगा, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के वेक्टर्स को एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहता है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, जबकि पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, और वेक्टर की टाइप्स की बात करें तो कुछ वेक्टर्स होते हैं कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट मतलब सेम पॉइंट पर हो, सेम पॉइंट पर लाई करते हो, ठीक है ना। जैसे कि देखो एक वेक्टर ए हो गया, ठीक है, वेक्टर बी हो गया, इसी पॉइंट पी पर हो गया है ना। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी हो गया, इसी पॉइंट से एक वेक्टर सी भी निकल रहा है, तो ये वेक्टर्स कैसे है? कॉनकरेंट वेक्टर्स है। ठीक है, एक टाइप है कोलिनियर वेक्टर्स, जिनकी लाइन सेम है, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। एक वेक्टर ए बनाया हमने, ठीक है, और इसी लाइन पर एक वेक्टर बी भी एक्ट कर रहा है। हो सकता है उसका डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो, लेकिन लाइन क्या है? सेम है। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो कौन से वेक्टर होंगे? वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक वेक्टर का टाइप है जिसको हम कहते हैं कोप्लानर वेक्टर। तो को का मतलब क्या? सेम, और प्लानर मतलब क्या? प्लेन। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका प्लेन सेम हो उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं कोप्लानर वेक्टर्स। चलिए बनाकर बताते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर बताते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। तो एक वेक्टर का टाइप है हमारे पास कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर मतलब क्या हो? जो सेम प्लेन में आते हो, ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन में आते हो, कोई भी प्लेन हो उस प्लेन में अगर आते हो तो वो क्या होंगे? कोप्लानर वेक्टर। जैसे कि हमारे पास मान लो कि ये एक प्लेन है, इसके अंदर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर्स क्या है? सेम प्लेन में है, तो इनको क्या कहेंगे? हम कोप्लानर वेक्टर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आता है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर इसको अपन पॉइंट वेक्टर भी कहता है, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो क्या हो? मैग्नीट्यूड जीरो क्या हो? जीरो। एक होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। मैग्नीट्यूड क्या हो? वन हो। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है बेटा डायरेक्शन बताना। क्या करना? डायरेक्शन, डायरेक्शन बताना, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिटरमिन डायरेक्शन ओनली। मतलब इसका मैग्नीट्यूड वन है, मतलब वन वेक्टर किसी डायरेक्शन में, तो वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ही बताएगा ना। इसकी जो सिंबल है वो एन कैप से लिखा जाता है, या किसी के ऊपर कैप लगा दो, है ना, ये सिंबल जो है कैप का है। तो एन कैप इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेक्टर और उसके डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, ठीक है ना, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर एन कैप वो क्या होगा? 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो ये बना जाएगा मतलब। ठीक है, तो ये क्या बताता है आपको? यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास और वेक्टर्स है, जैसे कि हमारे पास होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स उनको कहते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली क्या हो? परपेंडिकुलर हो, जिनके बीच का एंगल क्या हो? 90 डिग्री। जैसे कि देखो एक्स वाई डायरेक्शन में दो वेक्टर्स होते हैं, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, एक डायरेक्शन जेड है, ठीक है। इन तीनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसको जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसको के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आई जे एंड के, आई जे एंड के, ये जो वेक्टर्स है ना, यही होते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इन वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है, जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। अगर ए एंड बी के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट वेक्टर के टाइप्स का। आगे बढ़कर हम देखते हैं लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहला जो हम ऑपरेशन करने वाले हैं, क्या करने वाले बेटा? ऑपरेशन करने वाले हैं। तो वेक्टर का क्या करने वाले हैं? एडिशन करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट लॉ होगा ट्राइंगल लॉ, सेकंड लॉ होगा आपका पॉलीगन लॉ, और थर्ड जो लॉ होगा वो होगा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ जो है वो टू वेक्टर्स को ऐड करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जिन वेक्टर्स को ऐड किया जा रहा है ना, उनकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी?
सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। जैसे मतलब फोर्स है ना, तो फोर्स वेक्टर को आप फोर्स के साथ ही करोगे, ऐसा नहीं कि फोर्स को आपने वेलोसिटी के साथ ऐड कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ही ऐड करोगे, ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट को आपने एक्सेलरेशन के साथ ऐड कर दिया, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी को सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही ऐड करना होता है, ठीक है ना। तो वेक्टर जब हम बात करते हैं किसकी, सम की या वेक्टर सब्सट्रैक्शन की, तो वेक्टर सम में या वेक्टर सब्सट्रैक्शन में सेम फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। और यहाँ पर दो वेक्टर्स को हम ऐड करने वाले जो कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमको क्या करना था, वेक्टर्स को ट्राइंगल ऑफ एडिशन के थ्रू अगर ऐड करना है, ठीक है ना, तो हम उन वेक्टर्स को क्या करते हैं कि इस तरह से कीप करते हैं, एक तरह से इस तरह से रखते हैं कि फर्स्ट वाले वेक्टर की जो टेल है, मतलब एक वेक्टर की टेल है, वो दूसरे वाले वेक्टर के हेड के साथ क्या करती है, कोइंसाइड करती है। जैसे कि आपके पास मान लो वेक्टर ए है ना, इस तरह से, और वेक्टर बी है कुछ इस तरह से। तो इनको इस तरह से अरेंज करना है कि फर्स्ट वाले का जो हेड है वो सेकंड वाले की टेल के साथ लग जाए ना, मतलब एक के बाद एक को जोड़ना है, मतलब ए प्लस बी करना है तो पहले ए को लिखेंगे फिर बी को लिखेंगे, इस तरह से हमने लगा दिया, ठीक है। और फिर क्या करना है कि फर्स्ट वाले की टेल को सेकंड वाले के हेड से कनेक्ट कर देना है, और इसमें फिर एरो जो है वो लास्ट में बनाएंगे। इस तरह से हमने कनेक्ट किया, तो जो हमारे पास थर्ड साइड है ना, ये क्या बताती है, इन दोनों का वेक्टर सम बताती है। क्या बताती है? वेक्टर सम। तो देखो इन तीन दोनों को ज्वाइन करने से एक हमारे पास ज्योमेट्री बनी थी, एक एंगल बना था, और जब हमने इनको ज्वाइन कर दिया थर्ड लाइन से, तो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल। तो इसी को क्या कहा जाता है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब जब किन्हीं दो वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन किया जाए और वो किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करे, जो तो थर्ड साइड उसके रिवर्स ऑर्डर में होगी, वो क्या होगी, वो आपका वेक्टर सम होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको डिराइव करके बता देता हूँ। एक हमारे पास इस तरह से वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को मैं कह देता हूँ वेक्टर ए है, और मेरे पास एक वेक्टर है बी, तो उस वेक्टर बी को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का सम निकालना चाहता हूँ, तो मैं एक थर्ड लाइन बनाऊंगा जो कि फर्स्ट वाले के टेल को सेकंड वाले के हेड से ज्वाइन करती है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया ये वेक्टर जो है ये वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर है ये बी है, और इन दोनों के बीच का जो मिनिमम एंगल है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। और ये जो है इन दोनों का वेक्टर सम है, जिसको मैंने कहा आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है रिजल्टेंट इस वेक्टर ए के साथ, इस एंगल को मैं कह देता हूँ फाई एंगल है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करता हूँ, इस साइड को थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला जिसमें ये एंगल थीटा था, तो ये इस वेक्टर की वैल्यू तो बी थी, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया बी। तो इसके सामने वाली साइड जो होगी वो हो जाएगी बी साइन थीटा, और इसके साथ वाली साइड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बी कॉस थीटा। आपको पता है ना क्या होता है भाई, इस ट्राइंगल में अगर मैं लगा देता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस मुझे पता है कितना है, बी है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा, है ना। तो बी कॉस जब मल्टीप्लाई में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी बी कॉस थीटा। यहाँ तक के क्लियर है? यहाँ तक के क्लियर है? फिर देखो हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल क्या बना था, फाइव बना था। क्या बना था? फाइव बना था, ठीक है, ये एंगल फाइव बना था। तो ये साइड क्या हो जाएगी बी साइन थीटा, और नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी ए प्लस बी साइन, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी ए प्लस बी कॉस थीटा। अब मुझे इस वैल्यू को आर मैंने मान रखा है, मतलब ए प्लस बी आर के इक्वल है। तो इस पूरे ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूँ ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूँ, तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब मैं इस थ्योरम को अप्लाई करूंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा मेरे पास कि आर का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर मींस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी साइन थीटा का, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, है ना, एक बार फिर से इसको इरेज करके मैं फिर से बना इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो
मैंने इसको सॉल्व करना है, तो आर स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो ये x है, इसको मैं y एज्यूम कर लेता हूँ, तो मुझे पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पर होल स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, 2x एंड y, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 2xy मीन्स क्या, 2ab कॉस थीटा। इस तरह से मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखो ये वाला टर्म, फर्स्ट वाला टर्म और थर्ड वाले टर्म को जब आप देखो, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहां से मैंने बी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपके पास प्लस में क्या बच रहा है, 2ab कॉस थीटा। तो जब आप इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को देखते हो तो ये वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। या फिर आपके पास फाइनली आप कह सकते हो कि जो वेक्टर सम है दोनों का, जिसको, और इसी से आप समझ पा रहे होंगे कि जब मैं इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये आर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर सम, ये यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा ना, ये स्क्वायर को हमने हटा दिया, ठीक है, ये स्क्वायर को हमने इरेज कर दिया, ठीक है। तो आर मतलब वेक्टर सम की जो वैल्यू आने वाली है, क्या आने वाली है, वेक्टर सम की जो वैल्यू आने वाली है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो क्या आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी ट्राइंगल में अगर मैं इसका डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या है, फाई है, फाई ही इसका डायरेक्शन बताता है, विद वेक्टर है, तो मैं यहाँ से tan फाई निकाल सकता हूँ। तो tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये tan फाई का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से tan को ट्रांसफर करोगे tan इनवर्स हो जाएगा और अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सेम वे में आपका पॉलीगन लॉ होता है, यहाँ पर क्या करना होता है आपको कि जितने भी वेक्टर्स आपको ऐड करने हैं उनको कंसिक्यूटिवली आप ऐड करते हो। जैसे कि ए है तो ए के बाद में हमने बी को रखा, तो ए के हेड से बी की टेल को ज्वाइन किया, फिर बी के हेड को सी की टेल से ज्वाइन किया, इस तरह से हम ज्वाइन करते रहे। तो इन चारों को हमने ज्वाइन कर दिया, ए बी सी डी को ज्वाइन कर दिया। तो जो हमारा ए से लेकर डी तक के जो सम करना था, तो ए की टेल को हम डी के हेड से ज्वाइन कर देंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो ये क्या बताएगा, हमारा हमारा वेक्टर सम बताएगा, और इसी को कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये वेरिड फॉर्म है किसका, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह से ट्राइंगल लॉ होता है उसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ भी होता है, बस इसमें ये होता है कि दो वेक्टर्स को आप टेल टू टेल ज्वाइन करते हो। क्या करते हो, टेल टू टेल ज्वाइन करते हो। तो इन दो वेक्टर्स को जब आप पैरेलल शिफ्ट करते हो तो इससे क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या बताता है आपको, वेक्टर सम बताता है। क्या बताता है, वेक्टर सम बताता है। तो यहाँ पर वही सारी चीज है कि दो वेक्टर्स को आपको क्या रखना है, टेल टू टेल ज्वाइन करना है, फिर उनके पैरेलल वेक्टर्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इनका जो डायगोनल रहेगा वो क्या बताएगा, वेक्टर सम बनाएगा। और वेक्टर सम का जो वैल्यू है इस बार भी सेम ही रहने वाला है। वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है tan फाई जो हमने निकाला था वो भी सेम रहेगा, b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये वही पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है ना। तो देखो ये एंगल इन्होंने यहाँ पर अल्फा मान रखा है, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो तो थीटा है, लेकिन रिजल्टेंट का एंगल क्या मान रखा है उन्होंने, अल्फा। क्योंकि देखो ये जो डायगोनल ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हो, ये डायगोनल ही क्या है, रिजल्टेंट है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ठीक है। तो देखो ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल पी के पीछे की तरफ का जो एंगल है ये भी थीटा होगा। और ये वेक्टर बी के सामने वाला जो पैरेलल वेक्टर, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बी होगी। तो सामने वाली साइड हो जाएगी बी साइन थीटा, और साथ वाली साइड हो जाएगी बी कॉस थीटा। और फिर सेम तरीके से आप अप्लाई करोगे तो ये ए प्लस बी कॉस थीटा है। और इस ट्राइंगल में जो आपके पास ओ एन एस ट्राइंगल दिख रहा है, ओ एन एस ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें आप फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो वही आर की वैल्यू क्या होने वाली है आपके पास, आर हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पर आपका जो अल्फा है टेन अल्फा है वो फिर से क्या हो जाएगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो सेम वे में सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको सॉल्व डबल से नहीं कर रहे, लेकिन मेथड आपको पता है। ठीक है ना, आगे बढ़कर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन को अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो एक मोटर बोट है, ठीक है, जो कि रेस कर रही है, ठीक है ना, किस तरफ नॉर्थ की तरफ, कितनी स्पीड से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से, ठीक है ना, और वाटर करंट की जो वैल्यू है यानी कि पानी के बहाव की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, किस तरफ है तो साउथ में 60 डिग्री है, ठीक है ना, साउथ में ईस्ट की तरफ कितनी 60 डिग्री। तो आपको डायरेक्शन का तो अच्छा खासा नॉलेज होगा कि ऊपर वाली डायरेक्शन को हम नॉर्थ मानते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को साउथ मानते हैं, इधर हो जाता है ईस्ट, है ना, राइट की तरफ ईस्ट होता है और लेफ्ट की तरफ क्या होता है वेस्ट होता है। अब कहा कि मोटर बोट किधर जा रही है नॉर्थ की तरफ, तो मोटर बोट की वेलोसिटी को मान लिया वीबी है, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या कही कि जो पानी का बहाव है, ठीक है, पानी का बहाव वो किस तरफ है साउथ ईस्ट की तरफ है, तो ये इस तरफ साउथ ईस्ट में 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में है ये इस डायरेक्शन में। अब देखो दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर रखा है, ठीक है ना, टेल टू टेल ज्वाइन कर रखा है, और इनके बीच का जो मिनिमम एंगल है वो कितना हो जाएगा, देखो ये टोटल एंगल अगर मैं y डायरेक्शन में देखूं, है ना, इस y डायरेक्शन में देखूं तो ये होता था 180, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। तो इन दोनों का अगर मुझे क्या निकालना हो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना हो, मतलब इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ होगी ना, तो कितनी होगी उसको मैं बताऊं अगर पैरेललोग्राम लॉ से बताऊं या फिर ट्राइंगल लॉ से। तो आपको पता है वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा भाई, ये जो वेलोसिटी है वाटर की वेलोसिटी है ना, और नॉर्थ में जो वेलोसिटी बोट की वेलोसिटी है, तो वी आर क्या हो जाएगा बेटा बोट की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाटर की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ बोट वेलोसिटी ऑफ वाटर और कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे इन वैल्यूज को पुट करोगे, ठीक है ना, तो वीबी का स्क्वायर मीन्स किसका स्क्वायर बोट की वेलोसिटी मतलब 25 का स्क्वायर, वाटर की वेलोसिटी मतलब 10 का स्क्वायर, 2 की जगह पर 2, वीबी की वैल्यू 25 है, वीडब्ल्यू की वैल्यू 10 है, और कॉस थीटा मतलब कॉस 120, कॉस 120 है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, है ना, और इसको सॉल्व करोगे 25 टू 50, 50 का 10 में क्या तो 500, ठीक है ना, और ये हो जाएगा देखो cos 120 है, तो cos 120 की वैल्यू मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाई थी कि इसको हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा माइनस साइन 30, क्योंकि देखो cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, cos 90 प्लस 30 ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाता है माइनस का साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 250 टाइम्स में कट गया और ये नेगेटिव हो गया, तो 625 प्लस 100 माइनस 250, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 625 प्लस 100 माइनस 250, ये किसकी वैल्यू है वेलोसिटी रिजल्टेंट की, है ना, और इसका स्क्वायर रूट होगा। तो देखो 625 में से आप 100 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 725, और 725 में से आपको कितना माइनस करना है 250 माइनस करना है। अब माइनस, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर काफी यूजफुल लगा होगा, आपको वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट वेक्टर एडिशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से वीडियोस को पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।